अरे राम अरे राम होए वही जो राम रचि राखा। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अब मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर में बाई इलेक्शन हुआ। बाई इलेक्शन का परिणाम आया और परिणाम उसी दिन आया जिस दिन दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे। याद होगा आपको कि किस तरीके से इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो परिणाम है उसने सत्ता को जो दिल्ली में थी उसको पलट दिया, यानी कि एक नई पार्टी की सत्ता आ गई। ठीक उसी तर्ज पे दोस्तों मिल्कीपुर के बाई इलेक्शन में भी जिस पार्टी के विधायक थे उस पार्टी के विधायक हार गए और भारतीय जनता पार्टी के विधायक की जीत हुई। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जिन्होंने मिल्कीपुर सीट को जीता है उनका नाम है चंद्रभानु पासवान। दरअसल चंद्रभानु पासवान ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को 60,000 से ज्यादा मतों से हराकर मिल्कीपुर के बाई इलेक्शन में बम्पर जीत दर्ज की। उन्होंने जब 60,000 से ज्यादा वोटों से अजीत प्रसाद को हराया, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, ये वही अवधेश प्रसाद के बेटे हैं जिन अवधेश प्रसाद को 2024 लोकसभा चुनाव में अयोध्या फैजाबाद सीट पे समाजवादी पार्टी से जीत मिली थी सांसद के तौर पे। आपको याद होगा कि किस तरीके से तब अखिलेश यादव जी अवधेश प्रसाद को, यानी कि फैजा अयोध्यावाद सीट के सांसद, उनको अयोध्या नरेश बताकर अपने साथ घुमाया करते थे 2024 लोकसभा इलेक्शन के बाद। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हालांकि वो ऐसा क्यों कर रहे थे उसके पीछे की कहानी हम सबको पता है कि आखिर ये सब करने के पीछे उनका क्या मकसद था और वो क्यों उन्हें बार बार अयोध्या नरेश कह के संबोधित करते थे। लेकिन कहते हैं दोस्तों कि समय का पहिया बड़ी तेजी से बदलता है और समय बहुत बलवान होता है। हमने देखा है कि किस तरीके से अवधेश प्रसाद जो लोकसभा का चुनाव जीत के आए थे और जब उन्हें बार बार अयोध्या नरेश कह के संबोधित किया गया उनके पार्टी के सुप्रीमो के द्वारा, उनके पार्टी के मुखिया के द्वारा, तो शायद उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक अहंकार का भाव आ गया था। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से कई सारे लाइव टीवी चैनल पे या लाइव डिबेट के दौरान जब उनसे जय श्री राम कहने को बोला गया तो उनके मुंह से वो नहीं निकला। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अवधेश जी राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने ये कह दिया कि आप सबको मेरी विचारधारा पता है। अब आप सोचिए दोस्तों कि जिस व्यक्ति को उस सीट से जीत मिली हो, जिस सीट में लोग सुबह में सो के उठने से लेके सोने तक राम राम, जय श्री राम, ये सारे संबोधन से एक दूसरे को या आपस में एक दूसरे को, लोगों को संबोधित करते हैं, वहां पे उस सीट से जीते हुए व्यक्ति को जय श्री राम बोलने में समस्या हो रही थी। लेकिन समय का पहिया बड़ी तेजी से बदलता है। मैंने आपको बताया ना कि समय जो है वो काफी तेजी से चलता है और ठीक उसी तर्ज पे समय बदला और उसी समय की ऐसी मार है कि आज वही अवधेश प्रसाद जी रोते बिलखते दिख रहे हैं। वो मीडिया पे ये कह रहे हैं कि लोग आज भी उनके बेटे को या उनको विधायक समझते हैं, जबकि जो बाई इलेक्शन हुआ है उसमें उनके सुपुत्र 60,000 से ज्यादा वोटों से अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान जी से हार गए हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है इसके माध्यम से मैं आप सबको ये बताने और समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से राजनीति में जब लोगों को एक सफलता मिलती है तो उनके अंदर एक अहम का भाव आ जाता है और किस तरीके से वो खुद को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करने लगते हैं जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं या कह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी ऐसे नहीं किया जाता। राजनीति में जो कुछ भी होता है, चाहे वो किसी
राजनेता के द्वारा किया जाए या किसी नेता के द्वारा किया जाए, उन सब के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है, उन सब के पीछे कोई ना कोई फ्यूचर प्लानिंग होती है। दोस्तों, दरअसल ये जो मिल्कीपुर का सीट है, जिसके विधायक स्वयं अवधेश प्रसाद जी हुआ करते थे 2024 में सांसद बनने से पहले तक, बल्कि यूं कहें कि इस बाई इलेक्शन के रिजल्ट आने से पहले तक अवधेश प्रसाद जी ही मिल्कीपुर के विधायक थे। क्योंकि विधायक से प्रमोशन लेके वो सांसद बने थे जब समाजवादी पार्टी ने उन्हें विधायक होते हुए सांसद का टिकट दिया था और जिस पे उनको जीत मिली थी। आप सबको याद होगा कि किस तरीके से जब वो सीट, अयोध्या फैजाबाद की सीट, जब भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, उसके बाद जिस तरीके से हो हल्ला हुआ था, लोगों ने पता नहीं क्या क्या कहा था या तरह तरह की बातें की थी। लेकिन जैसे ही ये बाई इलेक्शन होने को आया, सभी पार्टियों ने अपनी अपनी सारी शक्ति इस बाई इलेक्शन को जीतने में लगा दी। क्योंकि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए ये साख का विषय था, जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए ये साख का विषय था, उनकी विश्वसनीयता को बनाए रखने का विषय था, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के लिए, स्वयं अवधेश प्रसाद जी के लिए ये इस बात का विषय था या उन्हें ये साबित करना था कि 2024 के लोकसभा में अयोध्या फैजाबाद की जो सीट उन्हें मिली है या जिस पे उन्हें जीत प्राप्त हुई है, वो ऐसे ही कोई तुक्का नहीं है, बल्कि वाकई में उन्होंने जनता के उस समीकरण को भेद लिया है, जिसके बलबूते वो 2027 की राजनीति को साधने का प्रयास कर रहे हैं या साधने के फिराक में हैं। दोस्तों, ये जो मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन था, ये कोई नॉर्मल बाई इलेक्शन नहीं था, बल्कि ये बाई इलेक्शन 2027 के उत्तर प्रदेश को साधने का एक शुरुआत मात्र था। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों पार्टियां, एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी इस बाई इलेक्शन के माध्यम से अपने उस किए हुए प्रयोग को टेस्ट कर रही थी, जिस प्रयोग के सहारे उन्होंने 2024 के लोकसभा में 35 से ज्यादा सीटें जीती और खुद को एक बार साबित किया कि अखिलेश यादव और उनकी पार्टी और उनकी जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से इतनी जल्दी खत्म होने को नहीं है। उनकी राजनीतिक जमीन अभी भी बनी हुई है और वो काफी लहलहा रही है, उसकी जो फसल है वो काफी लहलहा रही है। तो उन्हें ये साबित करना था कि उनकी जो राजनीतिक जमीन है और जो भी राजनीतिक प्रयोग उन्होंने 2024 के लोकसभा में किए थे वो यूं ही नहीं थे, या फिर 2024 में उनको जो सफलता मिली थी समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव जी को, वो कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उनके राजनीतिक समीकरणों का, उनके राजनीतिक प्रयोगों का नतीजा था, जिसके बलबूते वो 2027 के गढ़ को या 2027 के किला को फतह करने की तैयारी में थे। उन्हें ऐसा भान था या इस बात का अंदेशा था कि अगर उन्होंने मिल्कीपुर सीट को फिर से बाई इलेक्शन में जीत लिया तो उनका जो प्रयोग है वो पूरी तरीके से सर्टिफाइड हो जाएगा, या यूं कहें कि उस पे सफलता का ठप्पा लग जाएगा कि ये तुक्का मात्र नहीं बल्कि सफल बनाने का एक इक्का है, जिसका इस्तेमाल करके 2027 के जंग को भी या 2027 के किले को भी फतह किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव को हारने के बाद जिस तरीके से उन्होंने अयोध्या और फैजाबाद की सीट को खोया था या हारा था, उसके बाद से मिल्कीपुर बाई इलेक्शन को जीतना उनके नाक की लड़ाई थी, या यूं कहें कि उनके सम्मान, उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। क्योंकि लोग अयोध्या फैजाबाद की उस सीट को सीधे राम मंदिर से जोड़ के देख रहे थे। पूरे देश में यह संदेश गया था या इस संदेश को फैलाने का प्रयास किया गया विपक्षी पार्टियों के द्वारा या उन लोगों के द्वारा जिन लोगों को राम मंदिर से समस्या थी, कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर तो बनाया लेकिन शायद भगवान राम उनके द्वारा बनाए गए राम मंदिर से प्रसन्न नहीं हुए, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें ये हार मिली। इसीलिए ये जो मिल्कीपुर का बाई इलेक्शन था वो ना कि स्वयं योगी जी के लिए बल्कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के लिए और साथ ही साथ अयोध्या के लोगों के लिए भी एक
नाक का विषय बना हुआ था, एक सम्मान का विषय बना हुआ था। उन्हें इस बात को साबित करना था कि कैसे 2024 के इलेक्शन में उनसे जो गलतियां हुई हैं वो सिर्फ गलती मात्र है और उसकी पुनरावृत्ति वो दोबारा से नहीं करना चाहते, उसको वापस से दोबारा से वो दोहराना नहीं चाहते। और इसीलिए एक तरफ जहां योगी जी ने, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग स्तरों पे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने और साथ ही साथ अयोध्या के मिल्कीपुर के विधानसभा में आने वाले उन सभी लोगों ने जिनकी आस्था राम मंदिर में है, जिनकी आस्था प्रभु श्री राम में है, उन सब ने अपना सब कुछ झोंक दिया इस बाई इलेक्शन को जिताने के लिए। और उसके नतीजे भी देखने को मिले कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे चंद्रभानु पासवान जी 60,000 वोटों से भी ज्यादा मार्जिन से इस बाई इलेक्शन को जीत के आए। उन्होंने कई सारे रिकॉर्ड बनाए इस बाई इलेक्शन को 60,000 वोटों से या 60,000 मतों से जीतने के बाद। उन्होंने अवधेश प्रसाद के उस रिकॉर्ड को तोड़ा जो रिकॉर्ड अवधेश प्रसाद ने 2012 के बाई इलेक्शन में बनाया था, जब वो समाजवादी पार्टी के टिकट से 35,000 से ज्यादा वोटों से जीत के आए थे। तो दोस्तों, मैंने जो आपसे कहा कि राजनीति में कुछ भी ऐसे नहीं होता, जो कुछ भी होता है सबके पीछे सोची समझी रणनीति होती है, एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला होता है, एक फ्यूचर प्लानिंग होती है। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि उस ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले को वैलिडेट और सर्टिफाई करने के लिए अलग अलग समयों पे उसको प्रयोग किया जाता है ताकि उसको सर्टिफाई किया जा सके। शायद मिल्कीपुर का ये जो बाई इलेक्शन था वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ही वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन का चुनाव था, जिसके माध्यम से दोनों पार्टियां अपने अपने रणनीतियों को वैलिडेट और सर्टिफाई करने में लगी हुई थी, जिसके बलबूते वो 2027 का रन जीतना चाहते हैं। अभी के बाई इलेक्शन में जो परिणाम आए हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद बीजेपी ने अपने उस रणनीति को सर्टिफाई और वैलिडेट कर लिया है और जिसके बलबूते उन्हें वो जीत मिली है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने जो रणनीतियां सर्टिफाई और वैलिडेशन के लिए यूज की थी, उनमें उनको बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी या नौबत आएगी जब वो 2027 के रन में उतरेंगे या अगर वो उसे जीतना चाहते हैं तो। खैर, देखना होगा कि कैसे 2027 का जो रन होने वाला है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में, उसके क्या परिणाम होंगे और किस तरीके से ये दोनों पार्टियां अपने ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले को, अपनी रणनीतियों को यूज करेंगी। साथ ही साथ जो सीख उन्हें मिल्कीपुर के बाई इलेक्शन से मिली है, क्या उसका इस्तेमाल करके या उसमें सुधार करके वो लोग 2027 के उस किले को फतह कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।